प्लस देयर इज़ कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस। सरकारी वकील बोला। मुलजिम की कमीज़ और उसकी वारदात के फ़ौरन बाद फरार होते वक्त गिरफ्तारी भी तो। मिस्टर अग्रवाल, मकवाना रूखे स्वर में बोला। गवाह की जगह आप बयान देना चाहते हैं? सरकारी वकील हड़बड़ाया। अगर ऐसा है तो बराए मेहरबानी आ जाए कटघरे में, शपथ ग्रहण कीजिए। सरकारी वकील खामोश रहा। अदालत बराए मेहरबानी शिनाख्त के लिए इस तरीके से डिफेंस की असहमति दर्ज करे। मुझे इस गवाह से और कुछ नहीं पूछना, मकवाना बोला। यू मे प्लीज स्टेप डाउन मिस्टर चावला, सरकारी वकील गवाह से बोला। गवाह खामोशी से सहमति में सर हिलाता कटघरे से बाहर हो गया। मेरा अगला गवाह हवलदार वरयाम सिंह है। हवलदार वरयाम सिंह कटघरे में पहुंचा। उसने शपथ ग्रहण की। तुम्हारा नाम वरयाम सिंह है? बुधवार 5 मार्च को तुम्हारी गोल्ड मार्केट के इलाके में गश्त की ड्यूटी थी, सरकारी वकील ने उससे पूछा। हाँ जी। याद कर सकते हो उस रात 11:15 बजे के करीब तुम कहाँ थे? उस ब्लॉक के नुक्कड़ पर था जिसके बीच में चावला सेल्फ सर्विस डिपार्टमेंटल स्टोर है। तब खास क्या हुआ था जिसकी वजह से वो दिन और वो वक्त तुम्हें याद है? जी, मैंने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी थी। मुझे जिधर से आवाज़ आती लगी थी मैंने उधर तवज्जो दी थी तो मैंने स्टोर की तरफ से एक नौजवान लड़के को भागते आते देखा था। वो गहरे नीले रंग की डेनिम की जीन्स और हल्के नीले रंग की आधी बांह की कमीज पहने था। साफ लग रहा था वो स्टोर से निकलकर भागा था। मैंने उसे रुकने के लिए ललकारा, रुकने की जगह और तेज भागने लगा। तब मैंने दौड़ कर उसे काबू कर लिया और उसे लेकर स्टोर में लौटा, जहां मैंने स्टोर के मालिक गोविंद चावला को कंधे में गोली खाए बेहोश पड़ा पाया था और उनका नौजवान बेटा नरेश चावला मरा पड़ा था। मैंने फ़ौरन एम्बुलेंस और पीसीआर वैन के लिए फ़ोन किया। तुमने कहा जिस नौजवान को तुमने पकड़ा था वो हल्के नीले रंग की आधी बाजू की कमीज पहने था? जी हाँ। कोई और बात जो तुमने नोट की हो और जिक्र के काबिल समझी हो? हैगी, उस लड़के की दाईं कलाई पर जंगी जहाज का ये बड़ा गोदना गुदा था। 2 लंबी लंबी तोपों वाला गोदना? हाँ जी। तुमने उसका नाम पूछा था? नाम पता सब पूछा था। अनिरुद्ध खनाल नाम था और उसी इलाके में डॉक्टर लेन के मकान में किराए के एक छोटे से फ्लैट में रहता था। वो शख्स जिसे तुमने मौका वारदात से फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार किया था इस वक्त कोर्ट में हैगी? कहाँ है? इशारा करके बताओ। उसने बेहिचक मुलजिम की ओर मजबूत इशारा किया। योर विटनेस। मकवाना उठकर खड़ा हुआ और गवाह के कटघरे के करीब पहुंचा। तुम कोर्ट में शू से मौजूद थे या गवाही के वक्त आए? शू से मौजूद था, लिहाजा तुमने अपने से पहले पेश हुए गवाह गोविंद चावला का बयान सुना था? जी सुना था, जिसमें गोविंद चावला ने कहा था 2 आतताई थे। हाँ। फिर तुम्हें स्टोर से निकलकर भागता एक ही जना क्यों दिखाई दिया? इकट्ठे नहीं भागे होंगे, आगे पीछे हो गए होंगे। मेरी तवज्जो स्टोर की तरफ तभी गई जब एक भाग चुका होगा, ऐसा हुआ होगा। तुमने अभी अपने बयान में कहा कि स्टोर की तरफ तुम्हारी तवज्जो गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर गई थी। हाँ जी, ठीक कहा था। और गोलियां 2 आतताइयों में से एक ने चलाई थी। जाहिर है? जो जाहिर है वो मेरे को मालूम है, सबको मालूम है। जो सवाल पूछा जाता है उसका हाँ या ना में जवाब दो। हाँ। क्या हाँ? गोलियां 2 आतताइयों में से एक ने चलाई थी। स्टोर के अंदर? जाहिर मतलब हाँ। लिहाजा स्टोर की तरफ तुम्हारी तवज्जो जाने तक दोनों स्टोर के अंदर थे। हाँ। तो फिर पहले एक पहले वाला भाग चुका था। गवाह बड़बड़ाया। उसने कुछ सोचा और फिर दृढ़ता से बोला, बाद में भागा होगा। बाद में तब भागा होगा जब मैं नीली कमीज वाले के पीछे था। नीली कमीज वाला? यानी मुलजिम अनिरुद्ध खनाल? हाँ। उसको काबू करने के बाद तुमने उसकी जमा तलाशी तो ली होगी, और क्या ना लेता? जवाब दो, जवाब। सवाल मत करो, ये मेरा काम है। जवाब ही तो दिया। क्या जवाब दिया? मैंने उसकी जमा तलाशी ली थी। तो उसके पास से लूट की रकम बरामद हुई? नहीं। नहीं, लेकिन अभी मिस्टर चावला ने तो अपने बयान में साफ कहा था रकम को नीली कमीज वाले ने, जंगी जहाज के गोदने वाले ने, यानी कि मुलजिम ने अपने काबू में किया था। भीतर स्टोर में ऐसा किया होगा, बाद में रकम उसने अपने जोड़ीदार को कब्जे में दे दी होगी। यू आर राइट, ऐसा हो सकता है। गवाह ने चैन की सांस ली। गन? जी,
जमा तलाशी में कोई फायर आर्म, कोई गन बरामद हुई गोदने वाले नौजवान के पास से? नहीं, क्योंकि वो भी उसके जोड़ीदार के पास होगी। हाँ, चलाई भी उसी ने होगी। जाहिर है। जाहिर है तुम्हारा तकिया कलाम है, हर बात में जाहिर है, फिर तुम्हारी गवाही की क्या जरूरत? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सरकारी वकील बोला। डिफेंस काउंसिल गवाह पर बेजर दबाव डालने की, उस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर रूल्ड। मुलजिम पूछे गए सवालों का स्पष्ट जवाब दे। चावला साहब ने भी यही बोला था कि गन दूसरे शख्स के पास थी। इस वक्त गवाह चावला साहब नहीं है, तुम हो। साहब जी, ये पक्का है कि नहीं वारदात में 2 जने शामिल थे? तुम फिर मेरे से सवाल कर रहे हो? भाई और क्या करूं, आप तो मुझे कुछ कहने ही नहीं देते, पहले एतराज करने लगते हैं। पूरी बात तो कहने दीजिए। क्या कहना चाहते हो, बोलो। गोली दूसरे जने ने चलाई थी, माल भी उसी के पास था, ये अंधे को भी साफ जाहिर पता चल रहा है। खून किसी और ने किया? हाँ। माल किसी और ने कब्जाया? हाँ। तो फिर ये नौजवान गुनाहगार क्यों कर है? क्योंकि ये गुनाह में शरीक था, सरकारी वकील गर्ज कर बोला। कातिल वो ही नहीं होता जिसके हाथ में गन होती है, वो भी होता है जो कातिल का साथ देता है। योर ऑनर, मुझे प्रोसिक्यूशन की इस बाबत सुपीरियर नॉलेज से पूरा इत्तेफाक है, लेकिन मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ गो अहेड। मेरा ये कहना है ये मुलजिम की बदकिस्मती है, वो वारदात के वक्त मौका वारदात के करीब मौजूद था। अभी मौजूदा गवाह हवलदार वरियाम सिंह ने अपना रोशन ख्याल जाहिर किया। जब तक इसकी तवज्जो स्टोर की तरफ गई थी, तब तक एक आताताई अभी स्टोर के अंदर था। मेरा सवाल ये है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दोनों स्टोर के अंदर थे? गवाह ने स्टोर के प्रवेश द्वार के करीब एक नौजवान को देखा और कूद कर इस नतीजे पर पहुंच गया कि भीतर हुई गोलाबारी के लिए वो जिम्मेदार था, फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसने गलत शख्स के पीछे पड़कर बेगुनाह को थाम लिया और असली आतताइयों को साफ बचकर जाने दिया। ये सिनेरियो, सरकारी वकील बोला, मेरे फाजिल दोस्त की कोरी कल्पना की उपज है। अगर मुलजिम बेगुनाह था तो ललकारे जाने पर रुकने की जगह तेज क्यों भागने लगा था? क्योंकि डर गया था। ऐसे मौक़ों पर पुलिस के पेश आने के खूंखार तरीकों से कौन वाकिफ़ नहीं? कौन अपनी राजी से पुलिस के झमेलों में फंसना चाहता है? किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि वो जल्द से जल्द कूच कर जाने की जहां गोलियां चली हों? मेरे क्लाइंट ने उस वक्त जो किया वो एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जिसे कि नाहक उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, डिफेंस काउंसिल गोदने को भूल रहे हैं। वो भी मेरे क्लाइंट की बदकिस्मती की मिसाल है। योर ऑनर, वो कोई दुर्लभ गोदना नहीं जो कि सृष्टि में किसी एक शख्स की बाह पर ही गुदा हो। सरकारी वकील साहब ने पहले गवाह से अपनी जिरह के दौरान खुद तस्लीम किया था, सेलर्स की रुचि वैसे गोदनों में आम पाई जाती है। तो फिर वो कई और सेलर्स या सेलर रह चुके साहिबान की बाहों पर क्यों नहीं मौजूद हो सकता? यहाँ ये भी काबिल गौर बात है कि मुलजिम की शिनाख्त का जरिया एक आधी बाजू की कमीज़ का रंग और कलाई का गोदना है, जबकि शिनाख्त का पुख्ता जरिया सूरत होता है, जिसे कि भुक्तभोगी गवाह खुद अपनी ज़बानी कबूल करता है कि उसने नहीं देखा था। योर ऑनर, मैं इस बात पर पुरजोर एतराज़ दर्ज कराना चाहता हूँ कि इस इत्तेफाक के बिना पर कि उस रात मेरा क्लाइंट हल्की नीले रंग की कमीज़ पहने था, उसकी दाईं कलाई पर जंगी जहाज का गोदना है, प्रोसिक्यूशन द्वारा मेरे क्लाइंट को गुनाहगार ठहराया जा रहा है। वो गोदना इतना डिस्टिंक्टिव, इतना प्रोमिनेंट बताया जा रहा है कि उसे शिनाख्त के मजबूत से भी मजबूत जरिए के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या मुलजिम इतना अहमक था कि गोदने की खसूसियत को नहीं समझता था? समझता होता तो क्यों उसने आधी बांह की कमीज़ पहनकर उस वारदात को अंजाम किया? क्यों उसने पूरी बांह की कमीज़ नहीं पहनी ताकि वो गोदना ढक जाता? क्योंकि उसे यकीन था कि गोली मार दिए जाने की धमकी के ज़ेरे साया पिता पुत्र में से किसी की घूम कर देखने की मजाल नहीं होने वाली थी। ऐसा नहीं था तो मैं डिफेंस की इस राय से इत्तेफाक जाहिर करने को तैयार हूँ कि वो अहमक था। अहमक नहीं था तो कामयाबी के एंटिसिपेशन से ऐठा हुआ था, इतराया हुआ था। ऐसा भी नहीं था तो उसका खून ज़्यादा गर्म था
और वो मार्च के शुरू में ही गर्मियाँ आ गई मान लेता था। संभावनाएं कई हैं लेकिन हकीकत एक ही है, और वो ये है कि वारदात की रात को मुलजिम हल्के नीले रंग की आधी बाजू की कमीज पहने हुए था। हकीकत कुछ और है जिसे कि झुटलाया नहीं जा सकता। हकीकत ये है कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास कोई एक भी पुख्ता सबूत नहीं है। कुछ है तो परिस्थिति जन्य सबूत हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, जो कि मेरे क्लाइंट को मुजरिम करार देने के लिए कतई नाकाफ़ी हैं। हर लिहाज से काफ़ी है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस को कम करके आंकना डिफेंस की नादानी है। गौरतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं, उसकी किस्म है और वो हालात हैं जिनमें वो एविडेंस सामने आई। दूसरे, अपने क्लाइंट की बदकिस्मती का रोना रोना बेमानी है और डिफेंस की पुअर स्ट्रेटेजी है। उसकी बदकिस्मती ये नहीं कि उसकी कलाई पर एक खास गोद ना गोदा हुआ है। उसकी बदकिस्मती ये नहीं कि वो वैसी कमीज़ पहने था जैसी कि शिनाख्त गवाह ने की थी। उसकी बदकिस्मती ये भी नहीं कि लूट की वारदात में गोलीबारी की नौबत आई, जो कि उसके और उसके जोड़ीदार के एजेंडे में नहीं था। उसकी बदकिस्मती ये है कि वो फरार होने में कामयाब नहीं हो सका। वो हवलदार वरयाम सिंह की मुस्तैदी की वजह से मौका वारदात से फरार होता पकड़ा गया। अब उसका अपनी करतूत की सख्त सजा पाने महज वक्त की बात है। योर ऑनर, अगर प्रोसिक्यूशन को पुलिस को अपनी कार्य कुशलता का इतना गुमान है तो क्यों वो शख्स अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है जिसने गोलियां चलाई, जो कि लूट के मार पर काबिज हुआ? वारदात को 1 महीना होने को आ रहा है। क्यों पुलिस उस दूसरे शख्स को अभी तक तलाश नहीं कर पाई? क्यों पुलिस उस दूसरे शख्स को तलाश करके मेरे क्लाइंट के खिलाफ बतौर गवाह खड़ा नहीं करती? योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इस चैलेंज को एक दूसरे तरीके से फेस करने को तैयार है। कौन सा दूसरा तरीका? मैं मुलजिम अनिरुद्ध खनाल को गवाह के कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन को मालूम होना चाहिए कि गवाह को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकारी वकील साहब उसे गवाह के कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। बतौर हॉस्टाइल विटनेस खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन हॉस्टाइल विटनेस की हैसियत में आपका क्लाइंट प्रोसिक्यूशन के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर सकता है। योर ऑनर, दिस इज हाईली इरेगुलर। दिस विल सर्व नो पर्पज। दिस विल बी नथिंग बट अ ग्रैंड स्टैंड ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये प्रोसिक्यूशन की मुलजिम को हल्का करने की, जिच करने की चाल है। मुलजिम का किसी सवाल का जवाब न देना भी उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। जताया जाएगा कि मुलजिम जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कुछ है। ये बहस का मुद्दा है। जो काम अभी हुआ नहीं उसके बारे में अभी से अटकलें लगाना बेमानी है। प्रोसिक्यूशन को किसी को भी बतौर विटनेस तलब करने का अख्तियार है और इस अख्तियार के दायरे में मुलजिम भी आता है। मैं प्रोसिक्यूशन को विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं, एक हॉस्टाइल विटनेस के तौर पर पेश किए जाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त इस शर्त के साथ दी जाती है, मजिस्ट्रेट ने कहा, कि अगर अदालत को उसका बेजा इस्तेमाल होता दिखाई देगा तो वो वापस ले ली जाएगी। योर ऑनर, आई रिट्रीट दैट इज़ हाईली इरेगुलर। यू आर रेजिंग एन ऑब्जेक्शन। मुजरिम को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मिस्टर मकवाना, कम टू द पॉइंट। सर, दिस इज़ द पॉइंट दैट इफ़ यू वांट टू रेज एन ऑब्जेक्शन, डू इट नाउ सो दैट आई मे ओवर रूल इट। मकवाना असहाय भाव से गर्दन हिलाता खामोश हो गया। प्रोसीड मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। थैंक यू सर। अनिरुद्ध खनाल को गवाह के कटघरे में खड़ा किया गया। तुम्हारा नाम अनिरुद्ध खनाल है? तुम मौजूदा केस में अभियुक्त हो जिसकी इस अदालत में इस वक्त सुनवाई हो रही है। जी हाँ। गोल मार्केट के इलाके में डॉक्टर लेन के एक छोटे से फ्लैट में रहते हो? जी। अकेले? जी। उस इलाके में स्थित चावला सेल्फ सर्विस स्टोर से वाकिफ़ हो? हाँ। कैसे? रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें मैं वहीं से ख़रीदता हूँ। और ऐसी ख़रीदारी का कोई टाइम है? नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है तब लेता हूँ। वो ज़रूरत क्लोजिंग टाइम के करीब भी पड़ सकती है? हाँ, कभी भी पड़ सकती है। कभी भी, जैसे क्लोजिंग टाइम के रात 11:30 बजे के करीब? ऑब्जेक्टेड, मकवाना बोला, एज आर्गुमेंटेटिव। सस्टेन्ड।
बुधवार 5 मार्च की रात को क्लोजिंग टाइम के करीब तुम्हें ऐसी ज़रूरत पड़ी थी? हाँ जी। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी? ब्रेड और अंडों की। तब तुम स्टोर गए थे? हाँ जी। तब स्टोर में कैसा माहौल था? खाली था। मालिकाना तो होंगे? हाँ, वो तो बराबर ही थे। क्या कर रहे थे? कैश संभाल रहे थे। पिता पुत्र दोनों उसी काम में बिजी थे, इसलिए उनकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं गई। तुम दोनों को जानते थे? बतौर मालिकान पहचानता था। तुम ये कहना चाहते हो कि उनको स्टोर में तुम्हारी मौजूदगी की खबर नहीं थी? हाँ, क्योंकि ब्रेड और अंडों वाला रैक स्टोर के भीतर कैश काउंटर से थोड़ा दूर है। अपनी मसरूफियत में मेरे ख्याल से उन्हें नहीं मालूम था कि कोई, यानी मैं, वहाँ था। तुम्हारा जोड़ीदार तुम्हारे साथ था या बाद में आया था? दिस इज़ अ लीडिंग क्वेश्चन, मकवाना ने विरोध किया। दिस इज़ अज्यूमिंग द फैक्ट्स नॉट एट ऑल इन एविडेंस। गवाह चाहे तो एतराज़ कर सकता है और जवाब देने से इनकार कर सकता है, मजिस्ट्रेट ने कहा। मुझे कोई एतराज़ नहीं। हकीकत बयान करने से मुझे भला क्या एतराज़ होगा? हकीकत ये है कि मेरा कोई जोड़ीदार नहीं था और जो कुछ वहाँ हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। जिन लोगों ने उस वारदात को अंजाम दिया था वो कोई और थे। ये मेरी बदकिस्मती थी कि वो मेरी मौजूदगी में वहाँ पहुँचे थे। जैसे स्टोर के मालिकान को स्टोर में मेरी मौजूदगी की खबर नहीं लगी थी, वैसे उन दोनों को भी वहाँ मेरी मौजूदगी की खबर नहीं लगी थी। और जो ही मुझे एहसास हुआ कि वो लोग स्टोर का कैश लूटने की फ़िराक में थे, मैं दहशत में आ गया और रैक्स के पीछे और भी अच्छी तरह से दुबक गया था। फिर गोलियां चलने लगी थी। चीखों से मुझे ऐसा लगा कि पिता पुत्र दोनों गोलियों के शिकार हुए थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन फिर भी मुझे पूरा पूरा एहसास था कि उस माहौल में मेरी वहाँ मौजूदगी मेरे लिए मुसीबत बन सकती थी। नतीजन मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ था और फिर पकड़ा गया था। हवलदार को देखकर तुम्हें रुककर उसे वारदात की जानकारी देनी चाहिए थी या भाग कर खड़ा हो जाना चाहिए था? वारदात की जानकारी देनी चाहिए थी। तो दी क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पुलिस से डर लगता है। नेक शहरी तो पुलिस से नहीं डरते। इसलिए डर लगता है क्योंकि तुम नेक शहरी नहीं हो। ऑब्जेक्टेड। ये मेरे क्लाइंट पर बेजा इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम है, बराबर है, लेकिन बेजा नहीं। ये पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है कि अपनी नाबालिगी की उम्र में मुलजिम बाल अपराधी रह चुका है और 14 और 17 साल की उम्र के बीच कम से कम 5 बार गिरफ्तार हो चुका है और जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जा चुका है। दिस इज़ ऑल अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड एंड कैन बी इजीली वेरीफाइड। ये मर्चेंट नेवी में भी गिरफ्तारी से बचने के लिए भर्ती हुआ था और वहाँ इसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था। 17 का था, लेकिन खुद को 19 का बताकर, बालिग बताकर भर्ती हुआ था। ये इस बात से इनकार करके दिखाए। मैंने गौर से अनिरुद्ध की तरफ देखा। मुझे ना लगा कि वो इनकार करना चाहता था या कर सकता था। योर ऑनर, सरकारी वकील पुरजोर लहजे से बोला, दिस टू एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि अपनी मर्चेंट नेवी की सेलर की नौकरी से भी ये अपने फिसादी फितरत की वजह से ही निकाला गया था। वहाँ क्या किया गया था? गवाह को हैरानी से देखते हुए मजिस्ट्रेट ने पूछा। ये दूसरे सेलर से भिड़ गया था सर। उस पर चाकू चला बैठा था। वो मेरे से भिड़ रहा था हुजूर, अनिरुद्ध व्याकुल भाव से बोला। चाकू इत्तेफाक से मेरे हाथ लग गया था। जो मैं उस पर न चलाता तो यकीनन वो मुझे मार डालता। बहरहाल पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने जो कहा वो सच है। अनिरुद्ध का सर झुक गया। सिर्फ यही सच नहीं है, सरकारी वकील बोला, ये भी सच है कि तब इसे मानसिक विकृति का शिकार माना गया था, मेंटल केस माना गया था। हमारे पास उस मनोचिकित्सक का तस्दीक शुदा बयान है कि ये लड़का मानसिक विकृति का शिकार था और तब इसने ये भी कबूल किया था कि अपनी उम्र की बाबत झूठ बोलकर ये मर्चेंट नेवी में भर्ती हुआ था। सरकारी वकील ने एक फुल स्केप टाइप शुदा कागज़ निकाल कर कोर्ट क्लर्क को सौंपा। ये मनोचिकित्सक की स्टेटमेंट की फ़ोटोकॉपी है और जिसमें इस शख्स की केस हिस्ट्री और मनोचिकित्सक का विश्लेषण दर्ज है। इसमें यह भी दर्ज है कि ये लड़का बहुत छोटी उम्र से यतीम है और अपनी बड़ी बहन के ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार की वजह से बिगड़ा है। ये जब भी कोई बेजा कानूनी गैर कानूनी हरकत करता था, इसकी बहन इसकी पर्दादारी करती थी, जिसकी वजह से इसे पहले से ज़्यादा धर्ष हरकतें करने की प्रेरणा मिलती थी।
मर्चेंट नेवी से निकाले जाने के बाद से इसकी कमाई का कोई जरिया नहीं था। आर्थिक रूप से ये अपनी बहन पर आश्रित था, लेकिन फिर भी उसके साथ नहीं रहता था, क्योंकि तब इसे अपनी बदकारियों पर अंकुश का अंदेशा था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मकवाना बोला। दिस इज कैरेक्टर असैसिनेशन। ये चरित्र हनन की कोशिश है। कैसा चरित्र? किसका चरित्र? जो चीज़ है ही नहीं उसका हनन कैसे होगा? प्रोसिक्यूशन विल रिफ्रेन फ्रॉम सच कमेंट्स एंड विल स्टिक टू द फैक्ट्स। यस योर ऑनर, मैं अदालत की तवज्जो सिर्फ इस हकीकत की तरफ दिलाना चाहता था कि इस शख्स का कोई पक्का आय का साधन नहीं है। अपनी तकरीबन हर माली ज़रूरत के लिए ये अपनी बहन पर आश्रित है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश बताती है बहन की इस माली सरपरस्ती से भी ये नाखुश रहता था और अक्सर अपनी मर्दांगी स्थापित करने के लिए और ज़िंदगी में कुछ बन दिखाने के मंसूबे अपने दोस्तों पर जाहिर करता था। मनोचिकित्सक का कहना है कि ये भी एक वजह थी जो ये मर्चेंट नेवी में भर्ती हुआ था। आजकल ये कुछ नहीं करता है, मोटा मैकेनिक का काम करता है। आराम बाग में एक गैरेज है जहाँ ये काम करता है और जहाँ का मालिक इसे 10 मोटा मैकेनिक बताता है। लेकिन योर ऑनर, जिंदगी में कुछ बन दिखाने का सपना मोटर मैकेनिक बन जाने से पूरा नहीं होता। उसके लिए कुछ और करना पड़ता है, कुछ बड़ा करना पड़ता है, जो कि बुधवार 5 मार्च की रात को इसने अपने जोड़ीदार के साथ किया। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। लेकिन सरकारी वकील की मंशा पूरी हो चुकी थी। वो वारदात के पीछे निहित उद्देश्य स्थापित करना चाहता था, जो कि उसने कर दिया था। उसके बाद कई तारीखें और पढ़ी जिनमें एडवोकेट कपिल मकवाना ने गोविंद चावला और हवलदार वरयाम सिंह को उनकी गवाहियों से हिलाने की जोरतोड़ कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। बार बार पूछे जाने पर भी गोविंद चावला ने यही कहा कि जंगी जहाज़ के गोदने वाली कलाई मुलजिम की थी। हवलदार वरयाम सिंह ने यही कहा कि उसने मुलजिम को मौका वारदात से कूच करते वक्त दबोचा था। मजिस्ट्रेट ने उसे 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई। अनिरुद्ध मुजरिम था, तो वारदात में उसका जोड़ीदार कौन था ये कभी उजागर ना हो सका। सज़ा के बाद जिसको यकीन नहीं था उसको भी यकीन आने लगा कि लड़का गुनहगार था, सिवाय नताशा खनाल के। अपने एडवोकेट की राय के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की थी, जो दूसरी ही पेशी में खारिज हो गई थी। हाईकोर्ट ने अनिरुद्ध की 10 साल की सज़ा बरकरार रखी। उस बाबत सरकारी वकील एस.एन. अग्रवाल का और उसके सहायक राजीव त्यागी का कहना था कि गनीमत थी हाईकोर्ट ने सज़ा को बढ़ाकर उम्र कैद की सज़ा न कर दिया। योर्स ट्रूली के लड़के के अंजाम का अफसोस हुआ। उसकी ममता की मारी बहन से हमदर्दी हुई, लेकिन ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि मुझे वो बोनस हासिल ना हुआ जिसकी जब तक उसके हासिल होने की उम्मीद ना ख़त्म हो गई मैं दिन रात कल्पना करता था। लड़के की फसादी फितरत की एक मिसाल उसके तिहाड़ जेल में पहुंचने के 1 महीने बाद ही सामने आ गई। वहां किसी पुराने कैदी से उसने ऐसा पंगा लिया कि उसकी जान जाते जाते बची। तब भी बाजरिया वकील बहन ने ही ये अपील लगाई क्योंकि तिहाड़ में अनिरुद्ध की जान को खतरा था, इसलिए उसे वहां से किसी और जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। प्रशासन को वो दरख्वास्त कबूल हुई। नतीजन उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल से करनाल के केंद्रीय कारागार में ट्रांसफ़र कर दिया गया। साथ में 3 और कैदियों को भी जो अनिरुद्ध के साथ उस बड़े गलाटे में शामिल थे। अब उसकी बहन ये बम फोड़ रही है कि बाबा इनोसेंट था। जिस कत्ल की वो सज़ा काट रहा था वो किसी और ने किया था और वो कोई और अपना गुनाह कबूल भी कर चुका था। एडवोकेट कपिल मकवाना का ऑफिस झंडेवालान के इलाके में रानी झांसी रोड पर बने नए हिरानी टावर्स में था। मैं उसके ऑफिस में पहुंचा। उसने उठकर मेरे से हाथ मिलाया और कुर्सी पेश की। कुछ पियोगे? वही पिलाएंगे जो आप पिए हैं। तो पी लूँगा। वो हड़बड़ाया। उसने प्रतिवाद में कुछ कहने का मन बनाया, फिर ख्याल बदल लिया। सूंघ तेज़ है तुम्हारी। मैं हंसा। उसने दराज में से विस्की का 3/4 भरा गिलास निकालकर मेज़ पर रखा और फिर एक गिलास में जॉनी वॉकर ग्रीन लेबल की बोतल और सोडा साइफन बरामद किया। उसने मेरे लिए ड्रिंक तैयार किया और इंटरकॉम पर बाहर बैठे अपने सेक्रेटरी को हिदायत दी जब तक वो मेरे साथ मसरूफ़ था उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। चीयर्स चीयर्स। आसरे शाम। बड़े बखेड़े हैं यार, बड़ी टेंशन है। इस साला शहरी ऐसा है, या कोई कहे कि वो चैन से रह रहा है तो समझो झूठ बोल रहा है। एंड मेरे मन की बात कही आपने। टेंशन की कोई ख़ास वजह जान पड़ती है? कैसे जाना?
ऑफिस टाइम में ऑफिस में घूर लगा रहे हैं तो वजह खास ही होगी, या ये आपके लिए रूटीन बात है? ना ना, ऐसा ना है। सो देयर है भाई खास वजह, और उस वजह का नाम है भार्या, बीवी, धर्मपत्नी। अच्छा, सिंगापुर में है। अभी फ़ोन पर ही पंगा कर रही थी, इतना एजिटेट कर दिया कि गिलास थामना पड़ा। ड्रिंक में पनाह तलाश रहा था। क्या माजरा है सर? है कोई माजरा, क्या करोगे जानकर? फिर भी छोड़ो यार, शादीशुदा लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, शुक्र मनाओ उससे बरी हो तुम। मैं भी कभी शादीशुदा था। अच्छा थे? बीवी छोड़ गई? हाँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे आम बीवियाँ अपने खाविंदों को से नहीं बनती और छोड़ के जाती हैं। फिर कत्ल हो गया बीवी का? अच्छा, बीवी का कत्ल हो गया, कैसे? लंबी कहानी है सर, फिर कभी सुनाऊंगा। मुझे लगता है वाइफेरिया से ग्रस्त हैं जी। मलेरिया जैसी बीमारी है, शादीशुदा मर्द को ही होती है, और जब हो जाती है तो बड़ी सताती है, और फिर पनाह जाम में ही मिलती है, जैसे कि इस समय आप ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, छोड़ो इस बातों को, अपनी सुनाओ, कैसे आए? अनिरुद्ध खन्नाल की वजह से। हाँ, खबर लग गई। हाँ, बहन से। हाँ, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था, इसलिए सुबीर निगम से बोल दिया था। नताशा को फ़ोन लगाया, गुड न्यूज़ दी। उसने गुड न्यूज़ दी लेकिन मुकम्मल नहीं दी। गुड न्यूज़ का खाका खींचा ही केवल, पूरी तरह से डेवलप नहीं किया। वो मैं करूँगा ना, इसी उम्मीद से मैं यहाँ आया हूँ। तुम क्यों? जी, वो क्लाइंट ने दरख्वास्त की है। नताशा खुद एक बड़े हैवी फ़ोटो सेशन में बिज़ी है, इसलिए आपके पास खुद आने की जगह मुझे भेजा। अब बताइए क्या माजरा है? माजरा ये है कि जेल में बंद एक कैदी खुद अपनी ज़बानी नरेश चावला के कत्ल की जिम्मेदारी अपने सर ले रहा है। ये यकीनन गुड न्यूज़ है, लेकिन इसमें फच्चर है। क्या वो झूठ बोल रहा हो सकता है? क्यों? अब वजह तफ्तीश का मुद्दा है। सच पूछो तो इसी वजह से यूँ समझो कि नताशा को न्यूज़ की हेडलाइन की ही खबर की गई। डिटेल में तो बाद में भी जाया जा सकता था। बाद में कब? जब न्यूज़ के पुख्ता होने की तफ्तीश होती। वो कैसे होती? किसी से की होती, लिहाजा आपने कुछ किया? हाँ, मैं उस केस के उस वक्त के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिला। वो तो देवेंद्र यादव है, इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव। ये भी मेरी मीटिंग जितना ही अर्जेंट काम था। तो उसने क्या कहा आपसे? अभी निश्चित तौर से तो उसने कुछ नहीं कहा। वजह? जिस शख्स ने कत्ल की जिम्मेदारी अपने सर ली है वो करनाल जेल में बंद है। इंस्पेक्टर यादव ने अभी ये फैसला नहीं किया है कि उससे बात करने के लिए वो करनाल जाएगा या दिल्ली तलब करेगा। सर, कौन है वो शख्स? उसका नाम विष्णु शुक्ला है। जब आज़ाद था तो नोन बैड कैरेक्टर था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, मेंटल टाइप किलर, महज जलील आदमी, कोहली। ही वॉज अ रियल सन ऑफ बिच। आप तो उसके बारे में बहुत कुछ जानते मालूम होते हैं। सही पहचाना। और इस जानकारी की वजह यह है कि कभी मैं उसका वकील होता था। ऐसे जलील आदमी के? अरे राजी से नहीं, कोर्ट ने अपॉइंट किया था। कत्ल के केस में गिरफ्तार था, खुद वकील अफोर्ड कर नहीं सकता था, तो कोर्ट ने उसके वकील अपॉइंट किया था, मुझको। वो विष्णु शुक्ला तो नहीं जो डिप्टी के नाम से भी जाना जाता था और जो किसी गैंग किलिंग के सिलसिले में गिरफ्तार हुआ था? वही। बड़ी अच्छी याददाश्त है भाई तुम्हारी। थैंक यू। लेकिन सर, उसका तो सरकारी वकील था उसके केस में, शंकर लाल करके कुछ नाम था। ये ऐसे अग्रवाल का ही नाम है, शंकर लाल। ओ, अगर तुम्हें मुजरिम का नाम याद है, वकील का नाम याद है, तो तुम्हें ये भी याद होगा उसे, शुक्ला को फांसी की सज़ा हुई थी, जिससे वो इतना बिफरा था कि उसने भरी अदालत में घोषणा की थी कि वो सरकारी वकील शंकर लाल अग्रवाल को, जिसने कि उसे वो सज़ा दिलवाई, जान से मार डालेगा। ऐसी घात लगाएगा कि ज़माना अचरज करेगा। उसने कि डंके की चोट पर ऐलान किया था, अग्रवाल को मारे बिना वो नहीं मरेगा। याद है सर, सच पूछे तो उसके इस बड़े बोल की वजह से ही मुझे बाकी बातें याद हैं। लेकिन उसका ये कहर सरकारी वकील पे क्यों बरपा? उसके बचाव के आप वकील थे, उसने आप पे इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाया?
आपने उसके बचाव में वो दिलचस्पी नहीं दिखाई थी जो आपको दिखानी चाहिए थी। आपका उसे ठीक से डिफेंड ना किया होना भी तो उसे मिली फांसी की सज़ा की वजह हो सकता था। उसने सरकारी वकील को उस फैसले के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया? आपको क्यों नहीं? मुझे भी ठहराया ना भाई, बराबर ठहराया। वही सब कह के ठहराया जो अभी तुमने कहा। लेकिन उसने एसएल अग्रवाल को बड़ी अदालत में अपने कहने का निशाना बनाया। मुझे उसने पब्लिकली वारंट दिया, पब्लिकली ऐसी बात बोली प्राइवेटली। अच्छा, ऐसे लोगों पर ऐसे ही खून सवार नहीं होता। इनका दिमागी तवाज़ुन शुरू से ही बिगड़ा होता है, तभी तो ये खूंखार क्रिमिनल बनते हैं। इनकी कम अकली इन्हें यही सबक देती है कि हर कोई इनके खिलाफ है, हर कोई इनको ख़त्म कर डालने की इनके खिलाफ साजिश में शरीक है। इसलिए हर स्ट्रेट आदमी ऐसे लोगों को अपना दुश्मन जान पड़ता है। एसएल अग्रवाल उसका दुश्मन था क्योंकि उसने उसके खिलाफ अदालत में पुख्ता केस खड़ा किया। मैं उसका दुश्मन था क्योंकि मैंने उसे ठीक से डिफेंड नहीं किया। मैं सरकारी वकील के साथ मिल गया, इसलिए उसे फांसी की सज़ा हुई। ठीक, उसके मिजाज के कहर की बारिश यहाँ नहीं थमती। मजिस्ट्रेट उसका दुश्मन, उसने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। पुलिस दुश्मन, उसने गिरफ्तार किया। समाज उसका दुश्मन, जिसने उसे जुर्म की राह पर चलने के लिए मजबूर किया। अरे उसका बाप दुश्मन, जो बिल्ला डालमिया मानी का हम कदम होने की जगह मामूली रिक्शा पुलर था। सब उसके खिलाफ थे, लेकिन गुस्से के अपने उबाल का सबसे बड़ा निशाना उसने एसएल अग्रवाल को बनाया था, जिसके लिए उसने शेरेआम धमकी जारी की थी। ऐसे लोग अपनी धमकी पर खड़े उतर कर दिखा पाते हैं? अरे कहाँ यार, वो तो वक्ती जुनून होता है जिसके तहत प्रलाप करते हैं, बड़े बोल बोलते हैं, जलील से जलील हरकतें करते हैं। जैसे सज़ा सुनाई जाने पर जज को माँ बाप की गालियाँ देने लगते हैं, मुंह पर जूता फेंक मारते हैं। एक बार तो एक जना टॉयलेट में जाकर प्लास्टिक की थैली में पखाना भर लाया, हम मजिस्ट्रेट के मुंह पे दे के मारी। बेचारे का तमाम मुंह पखाने में सड़ गया। ऐसी हरकत तो किसी ने बिल गेट्स के साथ भी की थी। हाँ, लेकिन उसने बिल गेट्स के मुंह पर खाने की चीज़, वो एप्पल पाई फेंक के मारी थी, जिसे वो खा भी लेता तो क्या आपत्ति। ठीक सर, ये लोग ऐसी बकवास, ऐसी जलील हरकतें अपने बिरादरी भाइयों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। उन पर अपने बड़े दिल गुर्दे वाली मवाली होने का रौब गांठने के लिए करते हैं। लेकिन जब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते हैं ना, तो सब जोशो जुनून झाग की तरह बैठ जाता है। फिर तो आपको क्या फिक्र होगी कि वो शख्स एकाएक कभी आपके सर पर आन खड़ा होगा और आपके प्राण हर लेगा। तुम फिक्र की कहते हो? मैंने कभी ख्याल तक नहीं किया। ये नया सिलसिला सामने ना आया होता तो मुझे तो याद भी नहीं आता कि सजा पाए किसी मुजरिम ने कभी मेरे लिए कोई धमकी जारी की थी। एसएल अग्रवाल का भी वही रवैया होगा, और क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे भाई, यही होगा। बाय द वे, क्या ऐसा हो सकता है कि अग्रवाल को शख्स से कोई खुंदक हो, कोई जाति अदावत हो? जैसा आदमी अग्रवाल है ना, उसकी रूह में होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बाबत जाति तौर पर मुझे कुछ नहीं मालूम। कैसा आदमी है? हमारी पहली मुलाकात में मैंने बताया तो था, कमीना, आदतन खुदरंकी, झगड़ालू, बेअसूल, यार मार। कभी गले लग के मिले तो समझ लेना पीठ में खंजर भोंकने के लिए मुनासिब जगह टटोल रहा है। अपने इन्हीं गुणों की वजह से आज तक गैर शादीशुदा है, क्योंकि खुदकुशी की का तमन्ना है कोई ही लड़की ऐसी शख्स से तैयारी शादी के लिए तैयार होगी। ज़रूर थोड़ी ही है कि वो बीवी से भी ऐसी पेश है। अरे ज़रूरी है भाई, बुनियादी आदतें कहाँ बदलती हैं। जब मेरे साथ पढ़ता था तो जानते हो, लॉ कॉलेज में फेलो स्टूडेंट्स उसे क्या कहते थे? क्या? स्फेरिकल सन ऑफ बिच। जैसे स्फीयर को, गोले को किसी भी तरह से देखो गोल दिखाई देता है ना, वैसे ये है एसएल अग्रवाल, कहीं से भी देखो सन ऑफ बिच दिखाई देता है। ओ माय गॉड! वकील विद्रूप पूर्ण भाव से तनिक हंसा। आप भी उसे काफ़ी नापसंद करते जान पड़ते हैं, बावजूद इसके कि वो आपका पुराना परिचित है। बिच्छू तो काटेगा ही, सामने पुराना परिचित हो या नया। आप ज़रूर उसकी बाबत बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं। इतना खराब कोई कैसे हो सकता है? मिलना, देखना, भुगतना, फिर आके बोलना। गिलास खाली करो। क्या? नहीं नहीं, वन इज़ एनफ फॉर मी, ओनली वन।
ओके, बस सर मैं केवल एक ही लूँगा, बट प्लीज़ यू गो अहेड सर, आई विल टुडे एज अ स्पेशल केस। उसने अपने लिए एक नया जाम तैयार किया। जब मुंह काला करने का काम किया है तो काला ही होना चाहिए, सलेटी क्यों हो। मुंह का क्या है, कैसा भी हो, दिल काला ना हो। बहरहाल बात विष्णु शुक्ला उर्फ डिप्टी की हो रही थी। हाँ, अदालत में उसके खिलाफ डेलिब्रेट कोल्ड ब्लडेड मर्डर का केस साबित हुआ था। फांसी की सज़ा मिली थी। हाई कोर्ट से उसकी सज़ा की पुष्टि हुई थी। अपील लगाई, खारिज हो गई। फांसी टालने के लिए और भी जो कुछ ऐसे केसों में रूटीन के तौर पर किया जाता था, जैसे राष्ट्रपति से दया की फरियाद, वो मैंने किया था। लेकिन फांसी बरकरार रही थी और फांसी दी जाने की तारीख भी निर्धारित हो रही थी। उस तारीख से 2 दिन पहले उसकी सुबीर निगम से बात हुई। सुबीर निगम, जो आपका इन्वेस्टिगेटर यानी कि लेगमैन बताया जाता है। हाँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपका इन्वेस्टिगेटर तो प्रकाश रहजा था। ठीक याद पड़ता है, था वो, अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या हुआ उसे? बुढ़ापा हुआ। 65 का था, रेगुलर अफीम खाता था। समझ लो आखिरकार अफीम उसे खा गई। ओह, तो उसकी जगह सुबीर निगम नाम के शख्स ने ली। हाँ, वैसे कौन है ये शख्स? काबिल है, तजुर्बेकार इन्वेस्टिगेटर है, जबकि प्रकाश रहजा से आधी उम्र का है। पहले एडवोकेट अपूर्व सेनगुप्ता के पास काम करता था, जो कि बड़ी प्रैक्टिस वाला बड़ा क्रिमिनल लॉयर था। ट्रायल वर्क में प्रवीण था। उसकी जिरह के सामने कोई नहीं ठहर पाता था। हाई कोर्ट में जिरह कर रहा था कि वहीं मलकर गिर गया। ऐसे सडन हार्ट फेल हुआ कि आधा फिक्रा जुबान से निकला और आधा भीतर ही रह गया। प्रकाश रहजा की मौत के आगे पीछे ही तो वाक़या हुआ था। तब यूं बेरोजगार हुआ सुबीर निगम काम की तलाश में था और मैं रहजा की जगह ले सकने वाले किसी आदमी की तलाश में था। मैंने इसे अपने पास बुला लिया, दोनों का काम हो गया। सेनगुप्ता साहब से ज़्यादा तनख्वाह की पेशकश की तो मैंने झट कबूल कर ली। सर, वैसे वकीलों को रेगुलर इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत होती है? भाई, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेटर नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ऑफिस असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट्स कोऑर्डिनेट, प्रोसेस सर्वर, जनरल हैंडीमैन, यहाँ तक कि काफ़ी प्रोवाइडर। यूँ समझो, डॉक्टर का कंपाउंडर, इंजीनियर का फोरमैन, डायरेक्टर का स्टेज मैनेजर। कैसा आदमी है? नौजवान है, मेहनती है, साथ काम करने को राजी है, और क्या चाहिए। फांसी की तारीख से 2 दिन पहले फांसी पाए शख्स विष्णु शुक्ला ने इसे तलब किया। हाँ, कहाँ? करनाल के केंद्रीय कारागार में, जहाँ की वो बंद था। वहाँ क्यों? उसका केस तो दिल्ली में था। उसका वकील यानी कि आप तो दिल्ली में थे। अनिरुद्ध खनाल के साथ जिन 3 कैदियों को तिहाड़ जेल से करनाल का ट्रांसफ़र किया गया था, उसमें से एक ये विष्णु शुक्ला भी था। ओह, तो उसने सुबीर निगम को क्यों तलब किया? भाई, तलब मुझे किया था, लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से मैं तो करनाल नहीं जा सका, इसलिए मैंने सुबीर निगम को भेज दिया। अगर आप मसरूफ़ ना होते तो आप जाते ना। जिस शख्स ने जान से मार डालने की सरकारी वकील एसएल अग्रवाल को पब्लिकली और मुझे प्राइवेटली धमकी दी थी, उससे मेरा क्या लेना देना। फिर भी मैंने उत्सुकतावश निगम को भेज दिया था। 2 दिन बाद तो शख्स फांसी चढ़ने वाला था। मैंने उसे उसकी अंतिम इच्छा समझकर भी कोऑपरेट किया था। उसे आपकी जगह निगम से मिलना कबूल था। मेरे भरोसे के आदमी के तौर पर वो निगम से पहले से वाकिफ़ था। उसके मुकदमे तक निगम मेरे पास जाइन कर चुका था और मुकदमे के दौरान वो दोनों कई बार मिले थे। शुक्ला के हक में इस्तेमाल की जा सकने लायक जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे को थी, वो अपनी भाग दौड़ से निगम ने ही जुटाई थी। शुक्ला इस बात से वाकिफ़ था और इस वजह से उसे निगम पर भरोसा था। आई सी। सच पूछो तो मुझे ये बात निगम से ही मालूम हुई थी कि शुक्ला मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि उसका वकील होते हुए मैं सरकारी वकील से जा मिला था, यूँ उसको फांसी की सज़ा दिलाने में ज़रिया बना था। परसों जब उसकी फांसी की तारीख और वक्त मुकर्रर हो चुका था तो विष्णु शुक्ला ने जेल के वार्डन को बुलाया और उसके सामने अपने वकील से मुलाकात कराए जाने की अपनी मांग रखी थी, जो कि पूरी हो गई थी। वार्डन ने सवाल नहीं किया कि क्यों वो इस घड़ी, जबकि उसका वकील या कोई भी दूसरा शख्स उसके करीब काम नहीं आ सकता था, क्यों मुलाकात करना चाहता था।
हाँ किया था, तो जवाब में उसने कहा था कि वो कुछ ऐसी जानकारी रखता था जिसके सदके लंबी सजा पाना एक बेगुनाह शख्स बरी हो सकता था। दूसरे वार्डन को मजबूर करने के लिए उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश का दर्जा दिया। वार्डन के लाख पूछने पर उसने उसे इससे ज़्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया। अब बोला कि विस्तार से वो जो कहेगा अपने वकील से उसके से कहेगा, तो बाजरिया वकील उसका कहा जगविदित होगा। आखिर वार्डन ने मुझे फ़ोन किया और मैंने सुबीर निगम को करनाल भेजा। विष्णु शुक्ला के इस सनसनीखेज बात का खुलासा किया कि क्यों कर अनिरुद्ध खनाल बेगुनाह था। वो ऐसा चौंका देने वाला रहस्योद्घाटन था कि निगम ने वार्डन की गवाही में उस बाबा शुक्ला का इकबालिया बयान रिकॉर्ड किया और उसे मोहरबंद किया। अपने मोहरबंद बयान में उसने कबूल किया कि नरेश चावला के कत्ल से अनिरुद्ध खनाल का कोई लेना देना नहीं था। वो बिल्कुल बेगुनाह था। असल में नरेश चावला का कत्ल उसके यानी विष्णु शुक्ला के हाथों हुआ था। अनिरुद्ध खनाल के कातिल था और ना उस वारदात में उसका जोड़ीदार था। उसने तो अखबार और टीवी चैनलों पर जिक्र आने से पहले अनिरुद्ध खनाल का कभी नाम भी नहीं सुना था। जब नाम सुना होगा तो ये भी तो जाना होगा कि वो एक कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार था। जाहिर सी बात है, ऐसे कत्ल के इल्ज़ाम में जो शुक्ला से बेहतर कोई नहीं जानता था, उसने नहीं किया था। हाँ, फिर भी वो खामोश रहा। हाँ, और ये क्या बताने की ज़रूरत है क्यों खामोश रहा? मेरे भाई, उसका फांसी पर झूलना निश्चित ना हो गया होता तो ऐन सर पर ना पहुंच जाता तो अभी भी खामोश रहता। ठीक है सर, अब मुझे आप विस्तार से बताइए कि शुक्ला ने अपने इकबालिया बयान में और क्या कहा। वो तुम्हें सुधीर निगम बेहतर बता सकेगा। इस वक्त वो ऑफिस में नहीं है। गिलास खाली करो, उसे बुलाता हूँ। उसने भी गिलास खाली किया। गिलास को उसने कहीं छुपाया और फिर इंटरकॉम पर सेक्रेटरी को निगम को भीतर भेजने का आदेश दिया। अनिरुद्ध खनाल अब आज़ाद है? पीछे मैंने उत्सुक भाव से पूछा। जेल से बाहर है, लेकिन अभी आज़ाद नहीं। क्या मतलब? मैं नहीं बता सकता। वजह? पुलिस ने पाबंदी लगाई है। कमाल है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वो भी तुम्हें और किसी को नहीं, क्योंकि अनिरुद्ध के केस में तुम्हारा भी उतना ही दखल है जितना कि मेरा। वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्क्वाड के इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव की कस्टडी में है और तब तक रहेगा जब तक कि विष्णु शुक्ला के इकबालिया बयान की सत्यता प्रमाणित नहीं हो जाती, स्थापित नहीं हो पाती। मैं इंस्पेक्टर यादव से बात करूँगा। ज़रूर करना। उम्मीद नहीं मुझे वो कुछ बताएगा। मुझे बताएगा। क्यों? क्योंकि मैं हूँ। क्या कहने। तभी दरवाजे पर हौले से दस्तक हुई। वो खुला और फिर एक खूबसूरत नौजवान ने भीतर कदम रखा। वो हकीकतन इतना खूबसूरत था, वैसे ही सजा धजा था कि फिल्म स्टार जान पड़ता था। उसके रख रखाव में ऐसी शाइस्तगी थी कि वो अपने आप को किसी वकील का जनरल हैंडीमैन बताता तो सुनने वाला यकीनन कहता कि झूठ बोलता था। संतुलित कदमों से चलता वो करीब पहुंचा। सुबीर निगम? और निगम, ये मिस्टर कोहली हैं, शहर के मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव। हेलो सर। वो लड़कियों की तरह मुस्कुराया और मीठी आवाज़ में बोला, मैं आपके नाम से वाकिफ़ हूँ। ज़हन नसीब और शोहरत से भी। सुना है इस धंधे में आपसे आगे कोई नहीं। ऐसा नाम है तो सही मेरा, दिल्ली में और इसके आसपास 40 कोस तक। क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं। 40 क्या, 400 कोस तक होगा। बैठो निगम। थैंक यू सर। वो मेरे पहलू में एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं मन ही मन सोच रहा था, कुल रहा था कि कमीना अपनी खूबसूरत थोबड़े की वजह से भी कितनी औरतों का मान मर्दन कर चुका होगा। ज़रूर गिनती करना भी मुहाल होगा। औरतें तो बलिहारी जाती होंगी उस पर, क्योंकि आदतन वो तक उतनी खुश नहीं होती जब तक कि उन्हें अपनी पसंद का मर्द मिलता है, जितनी कि वो तब खुश होती हैं जब उन्हें हर किसी की पसंद का मर्द मिलता है। और उसके हर किसी की पसंद का मर्द होने में क्या कसर थी। कभी मर्द का आकर्षण उसकी मर्दांगनी में होता था, उसके नींबू टिकाऊ मूँछों में होता था, आज उसके जनानापन में होता है। उसको भी इस बात का एहसास जा पड़ता था, इसलिए लड़कियों जैसे लंबे बाल रखे थे। पता नहीं क्यों बहनजियों जैसे लड़के आजकल के आज़ाद ख्याल लड़कियों को पहली पसंद बन गए थे। वजह ज़रूर व्याग्रा था, जो पुराने ज़माने में नहीं होती थी और जो किसी को भी मर्द बना देती थी।
व्याग्रा के अलावा मर्दाना ताकत हासिल करने में जो आधुनिक तरीके मैंने सुने थे वो थे मेंढक की हड्डियों के सुरमे जैसे बारीक पीस कर फंकी लगाओ, गधी के दूध में चमगादड़ का दूध खून घोल कर पियो, और भी पता नहीं क्या क्या। इतने तरीके तो मैंने सुने थे जो कि शहद में बादाम घोट के पीने, दूध में केसर उबाल के पीने, घोंगे खाने जैसे पुराने तरीकों पर हावी थे। और अभी और भी होंगे जिनकी मुझे खबर नहीं थी। कहाँ खो गए? वकील बोला। सॉरी सॉरी निगम, मिस्टर कोहली अनिरुद्ध खनाल की वजह से यहाँ है। उससे ताल्लुकात रखते हालिया वाक़यात मैंने मोटे तौर पर बयान कर दिए हैं। ये तुमसे कुछ सीधे भी पूछना चाहते हैं। कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? विष्णु शुक्ला को तुमसे मिलना कबूल हो गया? जी बराबर। उसने शिकायत नहीं की कि मकवाना साहब की जगह तुम पहुंच गए थे? ज़रा भी नहीं, उल्टे खुश हुआ। अच्छा हाँ, इनसे उसे रंजिश है कि इन्होंने उसके डिफेंस में भाजी मारी, उसे सज़ा दिलाने की कोशिश में प्रोसिक्यूशन से मिल गए। मेरे से तो ऐसी कोई रंजिश उसे नहीं थी। मैं तो महज इनकी नौकरी करता था, और नौकरी नौकरों का काम होता है। अपने मौजूदा फ्रेम ऑफ माइंड में वो अपने आप को मालिक के मुकाबले में नौकर से बेहतर आइडेंटिफाई कर सकता था। मेरे पहुंचने पर उसने अपनी बात भी कह ली और उसकी हेटी भी नहीं हुई। उसने उसी शख्स को अपना राजदा बनाया जिसे वो उसे सख्त से सख्त फांसी की सज़ा दिलाने के षड्यंत्र में शामिल मानता था। वेरी वेल सेड। उसने ये कह के मेरी आमद पर अपनी खुशी जाहिर की कि मेरे जैसे अच्छे आदमी को अब उसकी वजह से नेशनल अक्लेम हासिल होगी। क्या कहा? वही सब कुछ कहा जो अनिरुद्ध खनाल को कत्ल के जुर्म से बरी करता था। अनिरुद्ध के ट्रायल के वक्त तो तुम अभी मकवाना साहब की मुर्जा के यहाँ नौकरी नहीं करते थे? जी नहीं था मैं उस समय वहाँ। उस वक्त विष्णु शुक्ला का क्या शक्ल था? उस जैसे लोअर किस्म के इंसान का क्या शक्ल होना था? भटकन और आवारागर्दी, हेकड़ी और दादागिरी, दूर दूर और मारामारी। यानी कि तब वो जेल में नहीं था? नहीं। तब अनिरुद्ध की गिरफ्तारी की खबर तो उसे लगी होगी? जी बिल्कुल। गुनाह उसका, गिरफ्तार कोई और? जी हाँ। तब इस बात की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी? ये बात मैंने उससे ख़ास तौर से पूछी थी। वो एक बेरहम, बेहिस, बददिमाग, बदमिजाज, दिमागी तौर पर बीमार शख्स था। खून खराबा जिसके लिए रूटीन की बात थी, ऐसे शख्स पर अनिरुद्ध खनाल की ट्रेजेडी और बदकिस्मती की क्या रिएक्शन होना था? कान से मक्खी ही उड़ाई होगी। फिर भी मैंने सवाल किया था। मैंने उससे पूछा था कि गोल मार्केट वाली वारदात में अनिरुद्ध खनाल को सजा होने पर उसने कैसे महसूस किया था। तो क्या जवाब मिला? उसने बड़ी लापरवाही से बताया था कि ऐसे नाइंसाफ़ी आज के ज़माने में क्या नई बात थी। बेहिसाब लोगों के साथ बेहिसाब ज़्यादतियाँ होती रहती हैं। एक और के साथ हो गई तो कौन सा कहर ढल गया। यानी कोई हमदर्दी नहीं, कोई अपराध बोध नहीं? ज़रा भी नहीं सर। उसने मुंह ज़बानी तो ऐसा ना कहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा था कि मन ही मन वो खुश था। उस शख्स को सज़ा हो जाने के बाद अब कोई ख्याल भी नहीं कर सकता था कि उस कत्ल से उसका कोई रिश्ता हो सकता था। तो ऐसे शख्स पर एकाएक इंसानियत और भलमन संगी का दौरा कैसे पड़ गया? क्यों उसकी अनिरुद्ध खनाल को बरी कराने की मंशा हुई? इस गेम के पीछे मकसद क्या था उसका? उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वो अनजाने में अपनी उंगलियां चटकाता कुछ क्षण सोचता रहा। ये बड़ा विकट और उलझा हुआ सवाल है, जिसमें किसी आसानी से ना समझ में आने वाली साइकोलॉजी का भी दखल है, लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। वो क्या है कि मेरे पहले एम्प्लॉयर सेन गुप्ता साहब क्रिमिनल लॉयर थे, और उनके नीचे काम करते हुए मुझे इन्वेस्टिगेशन का सारा तजुर्बा तरह तरह के मुजरिमों से दो चार होते हुए हुआ है। इसलिए उनकी थॉट ट्रेन को, उनकी सोच को समझने का मुझे खासा तजुर्बा है। उस तजुर्बे के बिना पर ही मैं, यूँ समझिए कि विष्णु शुक्ला नाम के निम्न कोटि के शख्स और ख़तरनाक क्रिमिनल के मन में झांक सका था। आगे विष्णु शुक्ला का खेल ख़त्म है। उसकी ज़िंदगी की रेल सफ़र के आखिरी स्टेशन पर पहुंच चुकी है। अब उसकी कोई हस्ती नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। अब वो महज एक नग है जो फांसी कोठी में बैठा पल पल करीब आती अपनी निश्चित मौत का इंतजार कर रहा है। चौतरफा अंधेरे से घिरे उस शख्स में कोई जोश, कोई जुनून, कोई हुमक बाकी नहीं। फांसी उसे निर्धारित वक्त पर होगी, लेकिन वो पहले ही ख़त्म है। ऐसे माहौल में उसे अनिरुद्ध खनाल की याद आती है,
जो एक ऐसे गुनाह की सज़ा काट रहा है जो उसने नहीं किया। आज तक उसे इंसाफ की कोई परवाह नहीं हुई, लेकिन उसकी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों में उसने कब की मर चुकी अंतरात्मा सर उठाने लगी और उस आने लगी उसे कि ताज ज़िंदगी हैवान बने रहे शख्स को इंसान बनकर दिखाने के लिए। ताज ज़िंदगी चौंका देने वाली, दहला देने वाली ड्रामाई हरकतें करते रहे शख्स को लगा कि अभी ऐसा एक हरकत की और गुंजाइश थी। उसने महसूस किया कि अब अपना एक और गुनाह कबूल कर लेने से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, लेकिन किसी और का, जिसका भविष्य बहुत दूर तक अंधेरा था, बहुत कुछ, सब कुछ समझ सकता था। निबट अंधकार की दहलीज पर खड़ा वो शख्स किसी की ज़िंदगी में जगमग कर सकता था और उसके साथ वो खुद भी एक बार फिर लाइमलाइट में आ सकता था, हर किसी की चर्चा का विषय बन सकता था। तो इन वजूहात से उसने इकबाल-ए-जुर्म किया। मेरी स्टडी तो यही कहती है। सोच समझ क्या कहती है? क्या मतलब? वो झूठ बोलता हो सकता है। किस लिए? वो कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी चढ़ने वाला है। एक कत्ल की सज़ा भी फांसी होती है, 10 कत्ल की सज़ा भी फांसी होती है। अपने नए इकबाली जुर्म से उसका क्या जाएगा? ही हैज़ नथिंग टू लूज़, ही हैज़ नथिंग टू गेन टू, हु नोज़। निगम सक पकाया। उसने उलझनपूर्ण भाव से अपने एम्प्लॉय की तरफ देखा। वकील साहब, मैं मकवाना की तरफ घूमा। आपको याद होगा, हमारी पहली मुलाकात के दौरान आपने एडवोकेट एस.एल. अग्रवाल के किरदार की एक बांगी बयान की थी कि वो दूसरी पार्टी के हक में केस कमज़ोर करने के लिए वो रिश्वत की आमद की उम्मीद करता था। मैंने आपसे ख़ास तौर से सवाल किया था कि क्या आप ऐसा कोई कदम उठाएंगे। आपका जवाब था कि अपनी ज़ाती हैसियत में आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर क्लाइंट ऐसा चाहेगा तो आप उसे रास्ता दिखा देंगे। याद आया? तब तो ये सवाल पूछने की नौबत नहीं आई थी, लेकिन आज पूछता हूँ, क्या क्लाइंट ने ऐसा चाहा था? उसने एक बार सशंक भाव से निगम की तरफ देखा और फिर हिचकिचाते हुए सहमति में सर हिलाया। क्या नतीजा निकला था? मैंने पूछा। कोई नतीजा नहीं निकला। अग्रवाल ने उसे खिदमत के बदले में बहुत बड़ी रकम की मांग की थी, जिसे अदा करना नताशा को मंजूर नहीं हुआ था। इस नामंजूरी के पीछे ये भी वजह था कि उसे तब भी विश्वास था उसका भाई बेगुनाह था और उसने अदालत में बेगुनाह साबित होके ही रहना था। वो विश्वास तो जाहिर है कि फैसला सुनाए जाने की नौबत आने से पहले ही हिल गया था। तब उसे अग्रवाल की मांग कबूल कर लेना नहीं सूझा, लेकिन केस की उस स्टेज पर अग्रवाल भी उसे कमज़ोर नहीं कर सकता था। तब तक तमाम हकीकत दाखिल दफ्तर हो चुकी थी और वो मुलजिम के लिए सख्त से सख्त फांसी की सज़ा तजवीज़ भी कर चुका था। लिहाजा अग्रवाल को पैसा चढ़ाना ट्रायल शुरू होने से पहले ही काम आ सकता था। हाँ मेरे भाई, केस का तकरीबन दारोमदार उस मिसल पर होता था जो शुरू में पेश की जाती है। अगर सरकारी वकील उसे मजबूत बना के पेश करता है तो बाद में उसे डाइल्यूट करना उसके लिए नामुमकिन ही नहीं, बेहद मुश्किल हो जाता है। कोई रसूख वाला पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदालत में अपनी ही बात से फिरता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। सरकारी वकीलों का पैनल होता है, उनमें से कोई छोटा मोटा वकील केस के लिए छाटा गया हो तो वो अपनी जेब गर्म की जाने के एवज में अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब होना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि बड़ी हद उसे केस से और पैनल से हटाया जा सकता है। कोई बड़ा और रसूख वाला वकील जैसे कि अग्रवाल है, ऐसा होना अफोर्ड नहीं कर सकता, और कोई बहुत ही पहुंचा हुआ और काइया वकील ही जैसा कि अग्रवाल है, केस को यूं कमज़ोर बनाकर पेश कर सकता है कि उसकी करतूत आसानी से नुमाया ना हो पाए। आई सी। भाई पर विश्वास होने की वजह इस मामले में डबल माइंडेड थी कि वो अग्रवाल को अप्रोच करे या ना करे। वो फैसला किया तो ये फैसला ना कर सकी कि उसे अग्रवाल की खूब बड़ी रकम की मांग कबूल करना चाहिए था या नहीं। वक्त रहते फैसला ना कर पाने की वजह से ही उसने वो एडवांटेज खो दी, और फिर उस नुकसान की भरपाई उसने आखिरकार विष्णु शुक्ला तक पहुंच बनाकर की। क्या क्या बोला? वकील हड़बड़ाया। वकील साहब, आपकी पेट्स में दिलचस्पी है? नहीं। तभी तो। क्या तभी तो? क्या मतलब तुम्हारा? कभी किसी पेट शॉप पर जाइएगा, आपको पता चलेगा कि बोलने वाला तोता बहुत महंगा मिलता है और आपकी मनपसंद बोली बोलने वाला तोता तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है।
मेरे ख्याल से, निगम धीरे से बोला। मिस्टर कोहली विष्णु शुक्ला को तोता कह रहे हैं, जो कि पिंजरे में बंद है और जिसके पास किसी की मर्जी की बोली बोलने का और अपनी कोई मर्जी पूरी करने का एक ही आखिरी मौका है। घात लगाने का ये भी एक जरिया है। मैं उठ खड़ा हुआ। सोचिएगा इस बाबत, क्योंकि विष्णु शुक्ला का सेंसेशनल इकबालिया बयान अनिरुद्ध खनाल के किसी काम आएगा या नहीं, उसका दारोमदार इस बात पर भी है। अभी मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मुलाकात होगी। मैं पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा, जहां कि इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव पाया जाता था। देवेंद्र यादव 35 साल का हट्टा कट्टा 6 फुटा कडियल जवान था, जो फ्लाइंग स्क्वाड के उस स्पेशल दस्ते से संबंध था जो केवल कत्ल के केसों की तफ्तीश के लिए भेजा जाता था। मेरी उससे ऐसी यारी नहीं थी कि मुझे देखते ही खुश हो जाता और बगलगीर होकर मिलता। अलबत्ता ऐसी बेरुखी भी नहीं दिखाता था कि मुझे ही उससे मिलना आना नागवार गुजरता। मेरे उस पर बहुत एहसान थे। मसलन कई बार मेरे पैदा किए ऐसे हालात बने थे कि वो मोटी रिश्वत खा पाता। मसलन 3 सितारों वाला इंस्पेक्टर वो मेरी वजह से बना था, जिन्हें वो तस्लीम करता था, और कभी अच्छे मूड में हो तो एहसान का कोई छोटा मोटा बदला चुकाने जैसा नामुमकिन पुलिस वालों के लिए काम कर दिखाता था। हाँ भाई बैठो, मुझे देखकर वो बोला। शुक्रिया। उसके सामने बैठता मैं बोला, कैसे आए? एक केस के सिलसिले में ही आया। आजकल तो कदरन शांति है शहर में, तुम्हारी दिलचस्पी के लायक कहाँ रखा है कोई केस? पुराना केस है, कब का निपट चुका पुराना केस है, लेकिन अब फिर प्रेत की तरह सर उठा रहा है। कौन से केस की बात कर रहे हो? 2 साल पहले गोल मार्केट के सेल्फ सर्विस स्टोर में हुए कत्ल के केस की, जिसमें मुलजिम अनिरुद्ध खनाला को 10 साल की सज़ा हुई थी। याद आया? आया, उसकी क्या बात है? मैंने बात बताई। कैसे जाना? क्लाइंट से जाना, क्लाइंट ने अपने वकील से जाना, वकील ने अपने मातहत से जाना, और मातहत ने करनाल जेल में बंद फांसी लगने को तैयार कातिल विष्णु शुक्ला से जाना। तो विष्णु शुक्ला के इकबालिया बयान के बारे में क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ? उस शख्स के बारे में, उसके सनसनीखेज बयान के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मेरी जाती राय पूछते हो तो ना वो शख्स भरोसे के काबिल है और ना ही उसका बयान। पता नहीं साले को क्या सूझी है जो मरने से पहले ये फ्ररी छोड़ रहा है। ये तो तुम्हारी जाती राय हुई। इसी बात का ऑफिशियल दर्शन क्या है? वो कहता है कि उसने हकीकत बयान की है और इस बाबत अपना इकबालिया बयान दर्ज कराया है, लेकिन ये उसका स्टंट हो सकता है। स्टंट? वो किस लिए? फांसी रुकवाने के लिए। उस बयान की रूह में अनिरुद्ध खनाल के केस को फिर से खोला जाना ज़रूरी हो गया है। उसमें विष्णु शुक्ला के हलफ उठाकर कोर्ट में गवाही देना ज़रूरी हो जाता है। इन हालात में उसे फांसी पर कैसे चढ़ाया जा सकता है? फांसी तो मुलतवी होगी, और उस ड्रामाई बयान के पीछे यही उसका मकसद जान पड़ता है। यूं फांसी तो मुलतवी ही होगी ना, माफ़ी तो नहीं हो जाएगी। अरे माफ़ कैसे हो जाएगी? अब तो वो एक और कत्ल किया होने की हामी भर रहा है, माफ़ी कैसे हो जाएगी? ये यकीन में आने लायक बात है कि कुछ दिन और जिंदा रह सकने के लिए उसने इतना बड़ा स्टंट खेला हो। हिले हुए दिमाग के ऐसे लोगों की सोच का क्या पता चलता है? उसके सच बोल रहे होने की संभावना तो है ना? मेरी निगाह में नहीं है, मुल्क के कायदे कानून की निगाह में है। कानून का काम है बेनिफिट ऑफ डाउट देना। बात कितनी भी बेपल की क्यों ना हो, कानून इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि वो सच हो सकती है। आगे सब मैजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है कि उसे वो इकबालिया बयान काबिल एतबार लगता है या नहीं, वो उससे मुतमईन होता है या नहीं। अगर उस बयान को सच तस्लीम किया गया तो अनिरुद्ध खनाल को बरी हो जाएगा। अगर, ये छोटा मोटा अगर नहीं है, मगर जैसा अगर है जिसमें कई पुछल्ले हैं। मसलन ये बातें पहले से स्थापित हैं कि सेल्फ सर्विस स्टोर में नरेश चावला के कत्ल की वारदात में 2 लोग शामिल थे। विष्णु शुक्ला दावा पेश करता है कि उन 2 जनों में से एक जना वो था, लेकिन दूसरा जना अनिरुद्ध खनाल नहीं था। वो नहीं बताता कि दूसरा जना अनिरुद्ध खनाल नहीं था तो वो कौन था। बार बार पूछे जाने पर भी नहीं बता रहा। क्यों नहीं बताता भाई? क्योंकि वो उसे बचाना चाहता है। अगर वो अपने जोड़ीदार के लिए वफादारी दिखाता है तो उसमें क्या खराबी है? खराबी तुम्हें सूझनी चाहिए।
यूं वो अपने बयान को शक के दायरे में ला खड़ा करता है। उसका बयान सिक्केबंद तब माना जा सकता है जब वो अपने जोड़ीदार का नाम ले और जोड़ीदार भी उस बयान की तस्दीक करे। वो ऐसा नहीं चाहता, वो अपने जोड़ीदार को बचाना चाहता है, तो इसका बयान फर्जी माना जाएगा। हाँ,